एक मुहावरे को प्रसिद्ध कर देना चाहिए। बंगाल में चुनाव हो और उपद्रव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि शुरुआती 4 घंटों में टेप लगाया गया, बहुत सारी बातें हुई और अभी तक 90% तक मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं। 142 विधानसभा सीटों पे आज वोटिंग हो रही है। किसकी बन रही है सरकार, आज इसी पे बात करेंगे। कौन आ रहा है सत्ता में, आज इस विषय पर बात करेंगे। चुनाव आयोग पे क्या आरोप लग रहे हैं, आज इस पे बात करेंगे। और सबसे जरूरी चीज, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी बिहार चुनाव के दौरान कि गंगा जी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में ही मिलती हैं। न्यूज रूम में चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी, और उनसे एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्या लगता है इस बार कमल खिलने वाला है पश्चिम बंगाल में। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहला सवाल और बहुत जरूरी सवाल, उपद्रव हुआ, सुबह सुबह टेप लगाने का मामला भी सामने आया, ठीक है, और जहांगीर खान पे आरोप लगे, इलेक्शन कमीशन पे ये आरोप लग रहे हैं कि क्या वोटर्स का मामला है। सबसे पहले आप सुबह से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के जितने भी वोटिंग परसेंटेज हैं, पहले चरण में भी वोटिंग परसेंटेज हाई था, दूसरे चरण के बारे में क्या कहिएगा? 5 बजे तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है या ऑफिशियल जो उनका वेबसाइट ये ऐप है इलेक्शन कमीशन का ECI नेट, उस पे 5 बजे तक की जो आंकड़ा उसमें उपलब्ध है वो 89.99% यानी लगभग 90% पूरा, वो 5 बजे तक का, यानी 6 बजे का जो मतदान है वो कितना पोल हुआ है वो मुझे लगता है थोड़ी देर और इंतज़ार करना होगा उसका। लेकिन ये ज़रूर है जो पिछली बार जो अंतिम आंकड़े अभी आए थे पहले चरण के 93.14%, वो लग रहा है जो इस बार फिर टूटेगा। शायद हम लोग ये उम्मीद भी कर रहे थे इस सेंस में, क्योंकि जिस तरह से पहले चरण का मतदान हुआ था और रिकॉर्ड मतदान हुआ था, तो इस बार भी कुछ वैसा ही हमें देखने को मिलेगा और वो हुआ भी है। तो ये एक काफ़ी अच्छी खबर आप कह सकते हैं जो पश्चिम बंगाल के नज़रिए से। और घटनाएं वाकई बहुत ज़्यादा हुई हैं जो पिछली बार उत्तर बंगाल में देखने को मिला था, और वो कहीं भी बातें भी कही गई। गृह मंत्री अमित शाह ने वो उनको बधाई दिया था, चुनाव आयोग को, CAPF को बधाई दी थी। सारी चीज़ों को, जो घटनाएं पिछले 50 सालों में जितनी घटनाएं अमूमन चुनाव के दौरान होती, तो उसकी आधी से भी कम वो घटनाएं हो गई थी। तो इस बार भी हमें लग रहा है जो निश्चित रूप से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जैसे फल्टा का है, भवानीपुर है, या फिर जो नंदीग्राम के कुछ हिस्से हैं। नंदीग्राम में पिछले ही बार हो चुके थे। लेकिन जो हावड़ा का इलाका है या कोलकाता का इलाका है या फिर नादिया का इलाका है, तो कुछ जगहों पे ज़रूर हिंसा हुई है, क्योंकि ये उम्मीद भी हम लोग कर रहे थे। जैसे आपने वीडियो भी बनाया था जो कैसे यूपी के जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट IPS अजय पाल इलाके में घूमते हैं, और उस दौरान कई शिकायतों के आधार पे उन्होंने वार्न भी किया था लोगों को। तो उम्मीद तो थी जो कुछ ना कुछ तो उसका एक उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी थी, जैसा जहांगीर खान ने भी पब्लिकली ये बातें कही थी जो। तो उम्मीद ये थी। अब संकेत यह भी आ रहे हैं, चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है जो यदि हिंसा की बातें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, टेप लगाने की बात हुई है, तो हम लोग दोबारा मतदान करवाएंगे। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं जो शायद कल या परसों में हमें दोबारा मतदान कुछ मतदान केंद्रों पे ज़रूर देखने को मिले। लेकिन जो एक बात जो आपने टेप की बात कही, आपने वीडियो भी बनाया था, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने उसे देखा भी है और जान भी रहे हैं उस मामले को। मुझे ये पूछना था, जो क्या वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नहीं थे? क्या वहाँ ऑब्जर्वर नहीं थे? या फिर वहाँ क्या वो पोलिंग पर्सनल्स नहीं थे जिनको वो चीज़ें नहीं दिखी? वो वीडियो बनने के बाद वायरल यदि हुई है, तो ये किन परिस्थितियों में हुआ? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? जो P1, P2, P3, P4 जो पोलिंग पर्सनल्स होते हैं, जो जिनके ऊपर जवाबदेही होती है, यदि वो वीडियो वायरल सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया पे, जिसमें EVM के ऊपर टेप चिपका हुआ है 3 नंबर, जहाँ पे भाजपा का चुनाव चिन्ह है या भाजपा के उम्मीदवार थे उनके नाम का, तो वो क्यों नहीं उस पर तत्काल कार्रवाई हुई? मुझे ये एक मामला जानना था। मतलब सवाल ये शैलेंद्र जी की बूथ नंबर 177 देवांशु पांडव जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने बकायदा उन्होंने ही वीडियो बनाया कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। इतने लाख जवान तैनात किए गए हैं, इतने ऑब्जर्वर हैं, तो आप ये सीधे सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये संकेत इलेक्शन कमीशन की ओर जा रहा है? नहीं, संकेत नहीं जा रहा, मैं तो उनसे ही पूछ रहा हूँ। संकेत क्यों? मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि सारी व्यवस्था आपके हवाले है ना, सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और
किन परिस्थितियों में बीजेपी कैंडिडेट के वहां पे आने तक वो ईवीएम उस परिस्थिति में रह गया? क्यों नहीं? यदि ऐसा तो है नहीं, जो यदि कोई मतदाता वोट करने गया और उसने वो चीज़ देखी, तो तत्काल जो वहाँ पे पोलिंग पर्सनल्स थे, जिनकी जवाबदेही थी वहाँ पे मतदान कराने, उन्होंने उन चीज़ों को क्यों नहीं हटाया? और वो मीडिया में कैसे आ गई चीज़ें? वो बीजेपी उम्मीदवार के हाथ में कैसे पहुँचा? इसको लेकर के किसी की जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही? तो ये एक गंभीर सवाल है, ये गंभीर मसला है, क्योंकि यदि आप वो नहीं होने देते, तो जो घटनाएँ वहाँ पे हुई हैं, उसको लेकर के, चाहे जिन भी इलाके में ये मामला हुआ था, तो वो शायद आप उस घटनाओं को कंट्रोल करने देते, लेकिन आपने वो वीडियो सर्कुलेट होने दिया, जिसके कारण माहौल तनावपूर्ण हुआ है। यदि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी को घेरा गया टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा, तो क्या वहाँ पे पुलिस पर्सनल्स नहीं थे? सीपीएफ था या वहाँ नहीं था? यदि आप 2,500 कंपनियां या 2.5 लाख से ज्यादा सीपीएफ जवान नहीं कहेंगे हम, सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस, उसके जवान ने 80,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स वेस्ट बंगाल की है, क्या कर रहे थे फिर? वो किन परिस्थितियों में, जब वो अपनी गाड़ियों के साथ थे, और उनको तो केंद्र ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया करवा रखी है। यहाँ तो पुलिस के साथ कुछ हादसा यदि मान लीजिए उनको घेराव करने गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तय होगी? जो कैसे उनका घेराव कर लिया गया? शुभेंदु अधिकारी तो ये खुद ही कह रहे हैं सर, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि मामला ये नहीं था। मामला तो ये था कि जय बंगला बोलने वाले, उसमें से अधिकांश लोग जो भीड़ में निकले थे वो बाहर के थे, वो बाहरी हैं, वो पश्चिम बंगाल के भी नहीं है, वो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं या किसी अन्य राज्य से आए। दूसरा, नहीं, मैं एक बात कहूंगा, यदि ये स्टेटमेंट शुभेंदु अधिकारी का है, तो मुझे मतलब हैरानी हो रही है, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, और यदि आप चुनाव के मतदान के दिन यदि ये बात कह रहे हैं, जो भी जय बांग्ला या जो भी दूसरे नारे लगा रहे थे, यदि वो उस जगह के मतदाता नहीं थे, यदि उनको इसकी पहचान है, तो फिर वो कैसे उन लोगों को वहां यही कारण था शैलेंद्र जी कि आपने वीडियो में देखा होगा, वो दौड़ते हुए उन्हें भगा रहे थे, वो दौड़ा रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे शुभेंदु अधिकारी। उनका ये तर्क था, मैं उन्हें भगा रहा था। बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुआ। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन मुझे यही चीज जानना है, जब शुभेंदु अधिकारी को ये पता था या उनको समझ में आ गई ये बाहरी लोग थे, तो आप समझ रहे हैं, जो 48 घंटे पहले बाहरी लोगों को उस संबंधित इलाके में नहीं होना होता, ये इलेक्शन कमीशन तय करती है, उसके ऑब्जर्वर तय करते हैं, वहां के मजिस्ट्रेट तय करते हैं, जो भी बाहरी लोग हैं वो उस इलाके को छोड़ के बाहर चले जाएं, तो फिर वो किन परिस्थितियों में वो उस इलाके में थे और आज मतदान के दिन वो बाहर निकल गए? आपने तो बाइक तक को बैन कर रखा था, फिर आपने हाईकोर्ट ने आपको ये परमिशन दिया, जो बाइक आप तभी ले जा सकते हैं जब आप परिवार के साथ निकल रहे हैं, या फिर वो एक सीमित समय के लिए, जिसके खिलाफ वेस्ट बंगाल सरकार कोर्ट भी पहुंच गई थी। दिल्ली आलाकमान तो कह रहा है कि बहुत कम उपद्रव हुआ है, आप तुलना कर लीजिए। तुलना नहीं करवाना ना, हमको तुलना करवाना ही, हम किन चीजों से तुलना करें? पिछले विधानसभा चुनाव से यदि हम हिंसा की तुलना करेंगे, तो फिर तो हम पुलिस फोर्स की तैनाती की भी तुलना करेंगे, फिर हम ये भी तुलना करेंगे जो ऑब्जर्वर्स इस बार जो आए, पुलिस ऑब्जर्वर्स आए, चाहे जनरल ऑब्जर्वर, वो किन किन राज्यों से आए और किन किन परिस्थितियों में आए। यदि खबर ये आती है, अमित शाह 4 दिन पहले कहते हैं, जो आप चिंता मत कीजिए, 60 दिनों तक सीएपीएफ की कंपनियां बंगाल में तैनात रहेंगी, और आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है जो 500 अतिरिक्त सीएपीएफ की कंपनियां बंगाल में भी मौजूद रहेंगी। यानी डिसाइड कौन कर रहा है इन सब चीजों को? एक और महत्वपूर्ण बात जो सबसे हैरानी होती है, जो आप मतलब कि चुनाव आयोग पूरे आज एक दिन भी आपका कोई एक स्टेटमेंट मुझे आपके सोशल मीडिया हैंडल पे नहीं देखने को मिल रहा है। किस विषय पे? यही इलेक्शन से जितनी भी चीजें घटनाएं हुई हैं या जो भी चीजें हुई, क्यों नहीं ऑफिशियली उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए हो, चाहे अपने ट्विटर हैंडल पे हो, उसके बारे में जानकारी दी, जो हाँ कितने जगहों पे पोल डिले हुआ है या कहाँ कहाँ घटनाएं हुई है या कोई चीजें हुई, ये सभी चीजें हमको या आपको या बाकी लोगों को मीडिया के जरिए क्यों पता चल रहा है? शैलेंद्र जी, एक सवाल, अब इतना सारा वार्तालाप हमें 3-4 मिनट कर लिया है, इलेक्शन कमीशन से क्या नाराजगी है? क्यों इतना भड़के हुए इलेक्शन कमीशन पे? मुझे देखिए, सवाल भड़कने का नहीं है, सवाल है उनकी विश्वसनीयता को लेकर के। मैं इसलिए कह रहा हूं हर्षित आपको, क्योंकि देखिए आज दूसरे चरण का मतदान है, 7 जिलों में वो करीबन लगभग जो 142 विधानसभा सीटों पे हो रहा है, उस पे जो ऑफिशियल है, जो उनके ट्विटर हैंडल से ही मैंने वो इन्फॉर्मेशन निकाला था,
3,21,00,000 मतदाता, ठीक है। इससे पहले पिछली बार जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो उस समय जो आंकड़ा दिया गया था वो 3,60,00,000 का दिया गया था। यानी दोनों को मिला देंगे तो 6,81,00,000 लगभग 82 लाख आएगा। इलेक्शन कमीशन ने 15 मार्च को जब जारी किया था, अनाउंस किया था इलेक्शन को लेकर के, उस समय जो आंकड़ा उन्होंने सार्वजनिक की थी तो उस समय का आंकड़ा पता है आपको कितना था? केवल वो 6,61,00,000 या 6 करोड़ आप महज 60 लाख का था। यानी जब आपने इलेक्शन के लिए आप अनाउंस कर रहे हैं 15 मार्च को, उस समय आपने आंकड़ा दिया जो पश्चिम बंगाल में इंक्लूडिंग सर्विस वोटर्स, इंक्लूडिंग, वो हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पे उसका फोटो भी दिखा सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो जारी किया गया था, वो उसमें बताया था जो 6,60,61,00,000 लगभग आसपास मतदाता पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन उसके साथ एक क्लॉज उन्होंने और जोड़ा था, उसमें लिखा था जो मे गेट ऑगमेंटेड ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सप्लीमेंट्री लिस्ट इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लिखा उन्होंने। पिछले 45 दिनों में, मैं आज का डेट लेके 45 दिनों कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने एक भी अपने कोई प्रेस रिलीज के जरिए या कोई एक ऐसा इंफॉर्मेशन के जरिए उन्होंने नहीं बताया जो हमने वेस्ट बंगाल में कितने एड ऑन किए हैं। यदि आप नहीं बता रहे, और आज यदि हम आंकड़ा वो कह रहे हैं जो आपने 6,82,00,000 मतदाताओं को पश्चिम बंगाल में वोट करवाया है, तो ये 22 लाख मतदाता कहां से आए? मतलब 6,60,00,000 से लेकर के 6,82,00,000 यानी 22 लाख का गेम। 22 लाख ये कहां से आए? और यदि आपने इसको जोड़ा अपने मतदाता सूची में, उसकी जानकारी क्यों नहीं आपने अपने प्रेस रिलीज के जरिए साझा की, जो आपके कम से कम जो वेबसाइट है उस पर हमें देखने को नहीं मिल रहा। मैं इसलिए भड़का हुआ भी हूँ जो आप जैसा कह रहे थे, और मुझे इनकी विश्वसनीयता पे बहुत ही ज़्यादा संदेह। मुझे नहीं लगता है जो इलेक्शन कमीशन, मतलब कि फिर कह सकता है इलेक्शन की बहुत बड़ी बात है शैलेंद्र। डेफिनेटली मैं क्योंकि मैं उनके ही आंकड़े से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा अपनी तरफ से कोई आंकड़ा इसमें नहीं है। जो 6 करोड़, देखिए सॉरी, मैं तो ये कहूँगा ये तो ज़्यादा ही हो गया। 6,45,61,152 बता रहे हैं, और मैं अभी प्लस कर रहा हूं तो 6,82,00,000। यानी आप समझिए जो 32 और 5 37 लाख मतदाता ये कहां से आ गए रातों रात। यानी 45 दिनों में आप 3 बार, उससे पहले आप सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन उसके बाद आप एक बार भी लिस्ट नहीं जारी करते इस बार बीच में। तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है जिसको लेके उम्मीद तो हम कर सकते हैं जो उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन जैसा बिहार में देखने को मिला था, शायद हमें नहीं लग रहा जो इस पे कोई सवाल जवाब उनकी तरफ से आएगा या जो चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, बधाई हो आज हिंसापूर्ण, मैं तो कहूँगा हिंसापूर्ण, यदि आप इतनी फोर्सेस को लेके पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने उतरे थे और बावजूद इसके घटनाएं हो जाती है। फाल्टा में आपके पुलिस ऑब्जर्वर आकर के वो खुलेआम यदि वो उनको बताते हैं जो गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगा, और फिर भी आज गड़बड़ी हो जाती है, तब तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। चलिए, बहुत सारी मुद्दों पे हमने बात किया, विषयों पे बात की। एक अंतिम छोटा सा सवाल और बहुत जरूरी सवाल। एग्जिट पोल्स में तो असम में एनडीए की सरकार बन रही है। आपके एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में कौन आ रहा है? एकदम एक वर्ड में शैलेंद्र जी। बीजेपी। हाँ, 294 में से 293 सीट। भारतीय जनता पार्टी, शैलेंद्र जी का ये मानना है, कहना है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के खेल हैं जो हमने आज के इस न्यूज रूम चर्चा में सामने रखे हैं आप सभी के। लेकिन कुछ बातें तो हैं जिसके बारे में जानना या समझना या सोचना आपके लिए भी लाजमी होगा और हमारे लिए भी लाजमी होगा। खैर, सवाल जनता से, सवाल आपसे, असम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, क्या लगता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और शैलेंद्र जी ने जो बातें कही हैं वो बहुत ही सार्कास्टिकली कही हैं, इसे समझने की कोशिश करिएगा और जरूर समझिएगा वो आंकड़ा, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपके सामने परोसे गए थे, उसकी मान्यता क्या है, अहमियत क्या है। बाकी अब मिलेंगे, ये चुनाव का जो मामला है, मुद्दा है, समीकरण है, बाद में बात होगा। कब होगा? जब काउंटिंग चल रही होगी। खैर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप किसे सत्ता में ला रहे हैं। हमने सारा समीकरण आपको समझा दिया, कमेंट जरूर करिएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।